सबसे पहले आपको बांग्लादेश से हिंदुओं पर क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीर हम दिखाते हैं। बांग्लादेश में आखिर हो क्या, ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाइए और जिस तरह का अत्याचार, ये देखिए, देखिए आप, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को हिंदुओं का नया नर्क क्यों कहा जा रहा है। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है नर्किस्तान बांग्लादेश नया। ये देखिए आप, दौड़ा दौड़ा कर हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। चिन्मया प्रभु के समर्थक जब सड़कों पर उतरे अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, तो वहां पर किस तरह की क्रूरता हिंदुओं के साथ की गई। अब ये बार बार होता है ना, ऐसी तस्वीरें गाजा से आती हैं तो यहां पर कई लोगों को कष्ट होता है, दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश में क्योंकि हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है, इसलिए यहां पर ना किसी को कष्ट हो रहा है ना दर्द हो रहा है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे निकलता नजर आ रहा है। ये देखिए आप, ये मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल बांग्लादेश में कल गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के मेहमान, ध्यान से सुनिएगा, चिन्मय कृष्ण दास, उनके समर्थकों पर बांग्लादेश की पुलिस ने आज जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। एक बड़ी खबर आ रही है, लाठीचार्ज में एक वकील की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ा, अच्छा वो देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके साथ में चल रही है। चिन्मय कृष्ण दास जी आपको नजर आ रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की आवाज उठाने की वजह से उन पर देशद्रोह से लेकर सारी धाराएं लगाकर उनको अंदर कर दिया गया, जमानत नहीं मिली। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाठीचार्ज में वकील की मौत हो गई है। आरोप है कि पुलिस ने चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों पर ग्रेनेड दागे हैं। ये देखिए आप वो तस्वीरें, और इस झड़प में दावा किया जा रहा है कि ये चिन्मय कृष्ण दास के वकील थे जिनकी मौत हो गई है। चिन्मय कृष्ण दास के दावा किया जा रहा है कि ये उनके वकील हैं जिनकी मौत हो गई है, वकील की मौत हो गई है, जमानत नहीं मिल रही है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, देशद्रोह लगा दिया गया उन पर। दरअसल कल आपको बता दें, पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। ये चिन्मय कृष्ण दास आपको नजर आ रहे जब उनको पुलिस वैन में इस तरह से ले जाया जा रहा था, और इस प्रदर्शन से चिढ़कर कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय पर हमला कर दिया। आज बांग्लादेश पुलिस और अर्धसैनिक बल, कट्टरपंथियों ने दो कदम वो आगे, ये देखिए आप, और भी तस्वीरें हैं जिसमें आपको चिन्मय कृष्णदास नजर आ रहे हैं। ढाका में आज बांग्लादेश की पुलिस ने महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे सैकड़ों हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया। दो अलग अलग तस्वीरें, ग्रेनेड दागे गए हैं हिंदुओं पर, वहां पर ग्रेनेड दागे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया, एक वकील की मौत हो गई है, बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को गंभीर चोटें आई हैं। महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदुओं ने कल ढाका, चटगांव और दिनाजपुर सड़क पर जाम लगाया था, नारेबाजी कर प्रभु की जल्द रिहाई की मांग की थी। हिंदुओं का आरोप है कि कट्टरपंथियों के दबाव में या कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी बांग्लादेश की पुलिस ने देशद्रोह के झूठे आरोप में चिन्मय दास प्रभु को गिरफ्तार किया। कल बांग्लादेश की कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास को जमानत नहीं दी थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हिंदुओं पर कट्टरपंथी बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। एक बार दिखाइए इन तस्वीरों को।
50 लोग जख्मी हो गए हैं, 50। एक वकील की मौत हो गई है। इसके बाद भी हिंदुओं ने बिना डरे बीती रात हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के नारे जयकारे लगाते हुए विशाल मशाल रैली निकाली है। वहां पर महंत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया है। कहा है कि बांग्लादेश में जिन लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए वो आज भी आजाद घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हक मांग रहे धार्मिक नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। इस्कॉन ने भी कहा है कि महंत चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शनों का चेहरा बन रहे थे। इस्कॉन ने कहा है कि संगठन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे, इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी वहां की यूनुस सरकार हिंदुओं पर इस तरह की क्रूरता पर उतारू है। ये तस्वीर देखिए आप, बांग्लादेश में तिलक लगाने, भगवत गीता बांटने, हरे कृष्ण का जाप करने वालों पर भी चुन चुनकर हमले हुए थे। ये सब जानते हैं। आप जानते हैं स्थिति तब है जब इस्कॉन ने, ये सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, जब इस्कॉन ने बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही लगातार देश के विकास में योगदान दिया है। आप जानते हैं इस्कॉन ने 2022 में बिना धार्मिक भेदभाव किए बाढ़ के वक्त लाखों लोगों को खाना बांटा था इस्कॉन ने। लेकिन जिन लोगों को आपदा के वक्त इस्कॉन ने मुफ्त खाना खिलाया, उन्हीं में से कई लोग हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर लाठीचार्ज, एक वकील की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। हिंदुओं को बांग्लादेश से निकाले जाने के लिए वो कह रहे हैं दरअसल। और इस खबर पर भारत में जबरदस्त चुप्पी है। बार बार इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि गाजा के लिए आंसू बहाने वाले किसी नेता या किसी पार्टी ने महंत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, जबकि गाजा की तरह नरसंहार तो बांग्लादेश में भी हो रहा है ना। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं की सीरियल किलिंग हो रही है। वहां पर हिंदू महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, हिंदुओं को जजिया टैक्स देने के लिए कहा जा रहा है, हिंदुओं को धर्म की वजह से नौकरियों से निकाला जा रहा है और अब चिन्मय कृष्ण दास को अंदर कर दिया गया देशद्रोह के आरोप में। भारत में गाजा के लिए राजनीतिक छाती पीटने वालों को बांग्लादेश के लिए कोई दर्द नहीं है। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल आज भी उठाया जा रहा है। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের আত্মহত্যা দাবি মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়, এটা পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাবেন। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर उधर संभल से आई। कुछ नई तस्वीरों ने संभल दंगे का पूरा सच सामने लाकर रख दिया। टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे। क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा? विपक्ष न जाए वहाँ। कोई डेलीगेशन जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं हो। प्रशासन स्थिति को देख करके निर्णय लेगा। ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। विधि के अनुसार पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबूत होंगे, तथ्य होंगे, उसी के आधार पर कोई कार्रवाई होगी। निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही हैं। क्यों तोड़ लेंगे सीसीटीवी? हमने तो नहीं तोड़े सीसीटीवी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमारी सच्चाई सामने आ जाती, और उन्होंने क्या किया, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट उसकी बना के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। साहब, उपद्रवियों की तस्वीर सीसीटीवी में ली गई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, हाथ में तमंचा नजर आ रहा है उपद्रवी के। अब ये पूरा सच जो है लगभग सामने आ चुका है। कुछ लोग कह रहे थे कि किसकी गोली लगी, कौन सी गोली लगी, पुलिस की गोली कह रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कह रही थी कि साहब ये तो देसी तमंचा, हमारे पास तो होता ही नहीं है, देसी तमंचा थोड़ी ना पुलिस इस्तेमाल करती है। तो फिर ये देखिए, ये सीसीटीवी में, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार,
और ध्यान से देखिएगा, जो उपद्रवी दंगाई आपको नजर आ रहा है, इसके हाथ में ये देखिए अब आप, इस तस्वीर ने संभवतः संभल कांड का पूरा सच सामने ला दिया। इस तस्वीर में, इस एक तस्वीर ने, अब इस एक तस्वीर के जरिए संभवतः ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि ये लोग हथियारों के साथ आए थे, इनके हाथों में कुछ हथियार थे। ये दूसरा सीसीटीवी है, उपद्रवी के हाथ में कुछ असला है, कुछ हथियार है, तमंचा या कट्टा जैसा भी है वो, जो ये देखिए, वो तमंचा या कट्टा जो भी कहिए, वो इसके हाथ में है। अब ये तो पुलिस वाला नहीं है ना, ये कहीं कुछ लोग कहीं देखो पुलिस वाला, ये तो पुलिस वाला नहीं है, इसने चेहरा ढका हुआ है। ध्यान से देखिए, रेड एरो देख रहे हैं आप, ये चेहरा ढककर नकाबपोश आए, भीड़ आई दंगाइयों उपद्रवियों की, हाथ में तमंचा, 4 लोगों की मौत हो गई, दुखद। और जो लोग पुलिस का वीडियो वायरल कर रहे थे ना, अब ये वीडियो वायरल करेंगे जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग संभवतः देख रहे होंगे अगर ये शो। इस तस्वीर को वायरल करिए ना सर, सवाल पूछिए कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं? मतलब हुआ क्या था, दरअसल हिंसा के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हिंसाग्रस्त इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया। इन दंगाइयों ने सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की कि इनका सच सामने आ जाए। अब सीसीटीवी, वो पुलिस वाले को सुना, सीसीटीवी कौन तोड़ता है साहब? जिसको डर होता है कि उसकी तस्वीर ना आ जाए। कुछ अगर आप कांड कर रहे हैं तो ही होता ना कि उसका सच ना सामने आ जाए। ये दंगाई, ये देखिए बड़ा सा डंडा लेकर ये सीसीटीवी तोड़ रहा है साहब। ये क्या हो रहा है? अब अगले दिन ना तस्वीरें आती हैं, आप जितना मर्जी शातिर हो, शाणे बनने की कोशिश करें, अगले दिन जो तस्वीरें आती हैं उससे पोल खुल जाती है। ये दंगाइयों का सच सामने आ गया, ये सीसीटीवी तोड़ रहे थे। ये देखिए आप, चेहरा ढका हुआ है, नकाबपोश है, हाथ में तमंचा है, पता नहीं लाठी, डंडे, पत्थर, तमंचा। इस जांच के दौरान पुलिस के हाथ में असले के साथ एक उपद्रवी की तस्वीर मिल गई। इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि पुलिस पहले से ये कह रही थी साहब, पुलिस कह रही थी कि भीड़ में मौजूद उपद्रवी असलों से लैस थे। कुछ लोग कह रहे झूठ बोल रही है पुलिस, ये गोली पुलिस ने मारी है। ये अब तो आ गई तस्वीर दिखाई दूसरी वाली, उसमें तो उपद्रवी के हाथ में तमंचा, उपद्रवी के हाथ में देसी तमंचा, कट्टा। ये देखिए आप, वो देखिए क्या है, वो ध्यान से देखिए उसमें क्या है उसके हाथ में। पुलिस प्रशासन का आरोप लगाने वालों का दावा था कि ऐसी कोई तस्वीर अब तक तो सामने नहीं आई। कहा जा रहा था ना, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए ना, तस्वीर कहां है? आगे तस्वीर लीजिए, किसी आरोपी के हाथ में असला दिखा दीजिए एक बार, ये कहा जा रहा था ना, दिखा दीजिए कहां है। हिंसा के दिन का एक वीडियो भी सामने आ गया जिसमें आरोपी इलाके में लगे सीसीटीवी को तोड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे नकाब पहनी भीड़ एक जगह जुटती है, जब उन्हें पता चलता है कि वो सीसीटीवी के दायरे में है तो वो उसे तोड़ने लगते हैं। 2 दिन पहले संभल में हुई हिंसा के बाद आज शहर में, आज वैसे आपको अपडेट दे दें, आज जो है स्थिति तनावपूर्ण रही लेकिन नियंत्रण में रही। सिचुएशन टेंस थी और दिन भर माहौल सामान्य रहा, रोजमर्रा की तरह बाजार खुले, राहत की बात रही, स्कूलों में पढ़ाई भी हुई। हालांकि अब भी पूरे इलाके में सिचुएशन टेंस है क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। कुल मिलाकर संभल में अब शांति का माहौल है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब जाने कोई मतलब सियासत की नो एंट्री कर दी गई, कोई नेता वेता अभी ना जाए साहब, क्योंकि शांति है, थोड़ा अच्छा माहौल हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं। और अब कोई जाके कोई इस तरह का बयान दे दे, फिर कोई हिंसा को जो है आग में घी डालने वाले बयान ना हो, इसलिए संभल में अब नो एंट्री है। वो मैं आपका आगे पॉलिटिक्स दिखाऊंगा, लेकिन हिंसा पर सियासत चल रही है। इस बीच एफआईआर आ गई, एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ लग गई न्यूज़ 18 इंडिया के। एफआईआर में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, क्या कुछ दावे किए गए हैं और किन किन आरोपियों के इसमें नाम है। उससे पहले ना एक और चौंकाने वाला दावा है इस सवाल के साथ कि क्या संभल में हुई हिंसा के पीछे कोई वर्चस्व की लड़ाई है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। यह अलग ही ट्विस्ट आ गया साहब। सूत्र बता रहे कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे ये वर्चस्व की कोई लड़ाई थी। तुर्क वर्सेस पठान, संभल में संग्राम। हिंसा के पीछे ना एक दूसरे को पछाड़ने और खुद को बड़ा साबित करने की होड़ वाली बात कही जा रही है। खबर है कि संभल में हुई हिंसा की असल वजह तुर्क और पठान के बीच चल रही पुरानी अदावत है। अब आप मुस्लिम नेताओं से बात करते हैं तो कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता, मुसलमान है, ना कोई तुर्क है ना कोई पठान है, मुसलमान है। अब दरअसल दावा ऐसा किया जा रहा है कि दोनों ही गुट एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे, तुर्क पठान। और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। सूत्र बताते हैं कि मस्जिद में सर्वे के दौरान वहां पर जमा हुई भीड़ में शामिल किसी उपद्रव की गोली से एक पठान उपद्रवी की मौत हो गई। वैसे बता दें आपको, आपकी जानकारी के लिए, जो 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, चारों पठान हैं।
इसलिए दावा किया जा रहा है, बीजेपी के भी नेता कर रहे हैं, कुछ मंत्री भी योगी सरकार के, नितिन अग्रवाल, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ये तुर्क वर्सेस पठान की आपसी लड़ाई, सड़क पर उतरा है दंगाई। एक उपद्रवी की मौत हो गई पठान, जिसके बाद माहौल बिगड़ता गया। दोनों ही गुटों की आपसी फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, 4। ये पूरा विवाद सांसद जियाउर रहमान बर्क, देख रहे हैं इनकी शक्ल, जियाउर रहमान बर्क, ये माननीय सांसद जी हैं, और विधायक इकबाल महमूद के बेटे अलग गुट के होने की वजह से हुआ, ये ऐसा दावा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क समुदाय से आते हैं, तुर्क, जबकि विधायक पठान समुदाय से। और सर्वे के विरोध के दौरान इन दोनों के नेताओं के समर्थक एक जगह इकट्ठा हुए और इनका आपस में लड़ाई विवाद शुरू हो गया, एक दूसरे पर हमलावर हो गए। नतीजा ये रहा कि पठान विधायक के समर्थक 4 लोगों की मौत हो गई, 4। यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि पुलिस हिंसा के दिन से ही दावा कर रही है कि उसकी गोली से किसी की भी मौत नहीं हुई। और वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, हाथ में तमंचा है किसी एक के, वो कौन है, पठान है, तुर्क है, हमें नहीं पता, इनका आदमी उनका आदमी है, किसी का आदमी नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन तमंचा है एक के हाथ में। सभी 4 लोग देसी हथियारों से मारे गए हैं। यूपी के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी हिंसा के पीछे तुर्क और पठान वाला एंगल बताया है। वही मामले में आरोपी सोहेल इकबाल ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। सुनाते आपको। ये 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियाँ चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे मौजू पर ये बात कहना आप लोगों का या किसी और का कहना, ये बहुत शर्मनाक बात है। घटिया सोच होने की बात है कि ये बात कही जाएगी। हम इस मस्जिद के और संभल की आवाम के और अमन अमान के लिए हम काम करते हैं, ना कि हम लोग आपस में इस ऐसे लोगों पर बात करेंगे। और जबकि हमारा आपस में मनमुटाव भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग आपस में मतभेद हो सकते थे पहले भी, लेकिन मन में भेद कभी नहीं रहा हमारा। आपने सुना, मतभेद थे, मन में भेद नहीं, मनमुटाव खत्म हो गया था, मनमुटाव था। वो कह रहे हैं मनमुटाव खत्म हो गया, यानी कि थोड़ी में थोड़ा सा तो दम है, कुछ मनमुटाव तो था साहब। ये तो खुल के कह रहे विधायक के बेटे सोहेल इकबाल, वैसे किसी दावे को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि हमारा मनमुटाव अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब मनमुटाव कभी था। शायद यही वजह है कि समर्थकों के बीच का मनमुटाव शायद ना खत्म हुआ हो और ये खूनी संघर्ष हो गया, खूनी जंग हो गई। ये खूनी संघर्ष, खूनी जंग, तुर्क वर्सेस पठान, कहीं ये वही वाली लड़ाई ना हो। तुर्क और पठानों के बीच की ये जंग, जिसे सोहेल मनमुटाव का नाम दे रहे हैं ना, वो आज की नहीं है और ना संभल जैसे एक इलाके तक सीमित है। ये लड़ाई देसी और विदेशी पहचान की है। देसी पठानों और विदेशी तुर्कों का ये विवाद देश भर में जहां जहां भी है ना, वहां है। अब संभल हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर सुन लीजिए। एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के हाथ में है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में 2 मुख्य आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1। आरोपी नंबर 1 कौन? जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसके साथ ही एफआईआर में 700 से 800 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। संभल हिंसा मामले में दर्ज पहली एफआईआर के मुताबिक क्या है, उसमें मौके पर मौजूद भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। एफआईआर में जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। उसमें लिखा गया कि मौके पर मौजूद भीड़ घातक हथियारों से लैस थी, जिसका मकसद सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करना था। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने एक दारोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छीने गए, कारतूस लूट लिए गए। एफआईआर में लिखा है इन लोगों ने कारतूस लूटे। देखिए, ये तो बात सिर्फ एक एफआईआर की है। संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की है, 7, और जिसमें 25 से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 2500 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल हिंसा में दर्ज 7 एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है। अभी आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है, जिसमें कुछ बातें जो है ना विशेष तौर पर, ताकि आप समझ सके कि आखिर हुआ क्या था 24 नवंबर को।
एफआईआर के पेज नंबर 4 और 5 को दिखा देते हैं हम, जिसमें क्या लिखा है वो सुनिए। जब जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था तभी सुबह 9 बजे 700 से 800 व्यक्तियों की भीड़ घातक हथियारों से आ गया। पढ़िएगा इसको, घातक 700-800 की भीड़ सुबह 9 बजे घातक हथियारों से लैस होकर सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उद्देश्य से आई। सर्वे की कार्रवाई के दौरान सोहेल इकबाल ने भीड़ को यह कहकर उकसाया कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। ये दावा है साहब, एफआईआर में लिखा है, मामला सीरियस है। एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने ऐसे कह के भड़काया, अपने मंसूबे को पूरा करो। इतना सुनकर भीड़ और उग्र हो गई। एफआईआर की इस कॉपी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इस बयान का भी जिक्र है जो उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद दिया था। वहीं इसी एफआईआर के एक और पेज को भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें क्या लिखा है, तोड़ फोड़, ये कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, एफआईआर में क्या लिखा है, तोड़ फोड़ और पत्थरबाजी करने वाली भीड़ में से किसी अज्ञात उपद्रवी ने सीओ संबल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की, अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश की, उनके दाहिने पैर में गोली लगी, वो जख्मी हो गए। इस भीड़ के सर पर खून सवार था, ये पुलिस वालों को मार रहे थे, जिंदा जलाने की कोशिश थी। आगे लिखा गया है, पत्थरबाजी करती आक्रोशित भीड़ से करीब 40 से 50 लोग नजदीक आकर चिल्लाकर बोले कि हसन, अजीम, सलीम, रेहान, हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों के सारे हथियार और कारतूस छीन लो। ये सब एफआईआर में लिखा है। इनको आग लगाकर मार दो। एफआईआर में लिखा है पुलिस वालों को जिंदा जलाने का प्लान था इन लोगों का। एफआईआर में लिखा है कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बच कर ना जाने पाए। हम मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। मैं बार बार बता रहा हूं, कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा था ये सब कुछ। भीड़ में शामिल लोग सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने लगे और पिस्टल की मैगजीन लूट कर गए। कुछ उपद्रवियों ने सिपाही के कंधे पर टंगे टीयर गैस के 2 बैग भी लूट लिए। ये पुलिस वालों को जिंदा जलाना चाह रहे थे साहब। कुछ लोग इनको कवर फायर दे रहे हैं। एक सिपाही के कंधे पर टंगा बैग भी उपद्रवियों ने लूट लिया, जिसमें 25 ब्लैंक कारतूस, 25 रबर बुलेट थी। एक और सिपाही के पास से उपद्रवियों ने छोटा बैग छीन लिया, जिसमें 15 राउंड 12 बोर कारतूस थे। उससे पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी जान बचाकर कोतवाली की तरफ भागे। अब सोचिए, अब इसके बावजूद पुलिस ने कितना संयम बरता होगा। उन पर अटैक हो रहा है, फायरिंग हो रही है, उनको जान से मारने की कोशिश है, जिंदा जलाकर मारने की कोशिश है, उनके साथ लूटपाट हो रही है, लेकिन पुलिस थोड़ी ना कुछ करेगी। पुलिस करेगी तो फिर पुलिस पर सवाल उठेंगे। मानवाधिकार तो इन लोगों के होते हैं ना, पत्थरबाजों के मानवाधिकार होते हैं, पुलिस के थोड़ी ना मानवाधिकार होते हैं। एफआईआर के मुताबिक उस दिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया गया। यही वजह है कि भीड़ में शामिल कई लोग न सिर्फ नकाब के साथ पहुंचे थे, बल्कि घातक हथियार भी उनके पास थे। लेकिन संभल को लेकर पॉलिटिक्स कैसे चल रही है और संभल में कैसे सियासत की नो एंट्री हो गई ना, अभी देखिए आप। संभल हिंसा पर सियासत जोरदार। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक्ट ऑफ वर्शिप जो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उस एक्ट यही कहता है। टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे। क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। सुलगते संभल को सियासी हवा पानी। जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं, शांति होती है। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है, और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही। फिर संभल में जो प्राथमिक हुई है उसका कोई सिर पैर नहीं है। हमारे सांसद वहाँ मौके भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि लोगों को बगैर विश्वास मिले हुए संभल में जो कार्रवाई हो रही थी वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। संभल हिंसा पर सियासी तड़का,
ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पावे, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके एफआईआर किया गया है। आप नफरत के नाम पर बांटेंगे तो कटेंगे नारा लगा रहे हैं ना। आप तो एक हैं, सेफ हैं, बटे ये नारे नफरत के नाम पर लगा रहे हैं ना। आप किसके नाम पर लगा रहे हैं? आप देश के नाम पर लगा रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं आप, कि आप देश के अंदर आग लगा रहे हो। आप देश के अंदर रहने वाले समुदायों के बीच में आपस में, चाहे जहाँ हिंदू मुसलमान मिलेगा वहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, मणिपुर में मुसलमान नहीं मिला वहाँ दूसरों के साथ लड़ा दिया। आप हर जगह लड़ा करके तो राजनीति कर रहे हैं भाई। संभल सुलगा, संभल में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले निशाना बने और हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा के लिए सरकार, प्रशासन और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 12 नेताओं की टीम बनाई है। ये टीम संभल में हुई हिंसा पर जानकारी इकट्ठा करेगी और पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। संभल हिंसा के मामले में पुलिस की नजर में 2 बड़े किरदार हैं। नंबर 1 आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जबकि नंबर 2 आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक महमूद इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल। थाना कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत, बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन संभल हिंसा का पता लगाएगा, उसमें जियाउर रहमान बर्क और विधायक महमूद इकबाल का भी नाम है, जो संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। किसके कारण? मुख्यमंत्री के सारे बोल रहा है, उनकी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के लोग कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी लोग संविधान की मूल भावना को, संविधान की आत्मा को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, बड़े से बड़ी कुर्बानियां देंगे। समाजवादी लोग संघर्ष करेंगे। आपका डेलीगेशन कब जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है परसों जा रहा है। हालांकि संभल की सीमा पर जबरदस्त चेकिंग चल रही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति प्रवेश पर बैन लगाया गया है। यहाँ तक कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन भी बिना परमिशन संभल नहीं जा सकता है। कुछ ऐसी ही कोशिश आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी की थी। संभल में हुई हिंसा के बाद वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हापुड़ में रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग रख दी। ये स्थिति बनी क्यों, इसका भी जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो तेजी से सब कुछ हुआ है, ये एक साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए इसकी सीबीआई की जांच हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ऐसे अधिकारी और इसमें मिली भगत वाले नेता सब जेल जाएं, तब जाके शायद माहौल सामान्य होगा। संभल में हुई हिंसा के बाद फिलहाल बाहरी और सियासी पार्टियों और नेताओं की एंट्री बैन है, लेकिन प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा है। हालांकि संभल को लेकर सियासी उबाल जारी है। हिंसा, पत्थरबाजी और मौत के लिए समाजवादी पार्टी सरकार, प्रशासन और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता पत्थरबाजी तक को जायज ठहरा रहे हैं, जबकि अब तक की जांच कुछ और ही कहानी बता रही है। देखिए, संभल के बाद बात करेंगे संविधान की, जो अक्सर संभल जैसी घटना और पत्थरबाजी की वजह से ना खतरे में आ जाता है। इसलिए अब बात करेंगे संविधान दिवस की। संविधान सेफ, फिर कौन अनसेफ? वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा। सेकुलर
शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया। उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? लेकिन तो जनता बार बार हराती है, वो फिर संविधान के खतरे की बात करे, ये तर्क ठीक नहीं है। जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं। जो बयान है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका विश्वास तो पालन करें। क्या इस तरह से विश्वास पालन होगा जिस तरह से आज सरकार चल रही है? सब आज भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए त्योहार का दिन है। आप जानते हैं आज संविधान दिवस है। आज से ठीक 75 साल पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय लोकतंत्र का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान तैयार हुआ था। ये संविधान सॉलिड सेफ है साहब, जिसे दुनिया में मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा घोषणा पत्र कहा जाता है संविधान, क्योंकि संविधान ही भारत में गरीब से गरीब नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की पूरी गारंटी देता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान ही देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और आज संविधान दिवस पर सबसे ऐतिहासिक तस्वीरें, आज साहब कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सबसे ऐतिहासिक तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं, जहां आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं क्या बदला, क्या बदला, क्या बदला, 370 हटाने से क्या बदल गया? आप जानते हैं आज पहली बार 75 साल बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर में। ऐसा अनुच्छेद 370 की समाप्ति की वजह से संभव हो पाया। इससे आप समझ सकते हैं साहब कि संविधान को खतरा असल में किससे था। खतरे में संविधान, खतरे में संविधान ना, जो लोग कहते हैं खतरे में संविधान, असल में संविधान को खतरा अनुच्छेद 370 से था, जिसकी वापसी की मांग, वापसी की कस्में देश में कई पार्टियां अभी भी खा रही हैं। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी तो अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन से मदद की बात कर चुकी है। इसलिए ना दरअसल संविधान दिवस के 75 साल बेमिसाल पूरे होने के मौके पर आज देश में सबसे बड़ा सवाल क्या है साहब, कि संविधान खतरे में है क्या? मतलब ऐसी मार्केटिंग कर दी जाती है, प्रोपेगेंडा, खतरे में संविधान, खतरे में संविधान। अगर हाँ अचलिए है तो देश के संविधान को असल खतरा किससे है? और क्या उन पार्टियों से जो मुंह पर संविधान का जाप करती हैं और पीठ पीछे संविधान की मूल भावना को कुचलने का काम करती है, या फिर उन लोगों से जो आजादी के 75 साल बाद भी संविधान की बजाय ना धर्म को प्राथमिकता देते हैं, तुष्टीकरण। इसलिए संविधान को खतरा किससे, इस सवाल का सबसे ताजा उदाहरण यही तस्वीरें साहब। कुछ लोग यहां पे कवर फायर दे रहे हैं ना, यूपी का संभल है। देश की अदालतों का संविधान, देश की अदालतों को संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है, और संविधान में मस्जिद का सर्वे अदालत के आदेश पर हो रहा था। फिर भी सर्वे के खिलाफ माहौल बनाया गया और सर्वे के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, और पुलिस के एफआईआर के मुताबिक सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अदालत के आदेश का पालन कर रहे पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की। तो संविधान को खतरा इस तरह की पत्थरबाजी से, संविधान को खतरा इस तरह के पत्थरबाजों को कवर फायर देने से, संविधान को खतरा पुलिस पर हमला करने वालों से। संविधान को किससे खतरा है? इससे जुड़ा दूसरा सवाल ना कल सामने आया, ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से संसद में आने वाले वक्फ बिल के विरोध में कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से जुड़े मौलानाओं ने जानते हैं क्या कहा? कहा कि वो अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे, और केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर संसद उनकी है तो सड़क हमारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो असल संविधान को खतरा
भड़काऊ लोगों से, भड़काऊ ब्रिगेड से। सुनिए। देश नहीं चला रहा है, अब राजा रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये वक्फ की जमीनें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे, आमीन। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। हजरत गिरामी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में बदखलत की कोशिश हो रही है, दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। हम इस जिम्मेदार स्टेट से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम शरीयत के कानून में भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। आप सोचिए, संविधान को खतरा उनसे है जो अपने धर्म को संविधान से ऊपर रखते हैं। अब सोचिए, संविधान किससे सेफ और किससे अनसेफ। आज ये बात आप एक और सवाल से समझ सकते हैं कि संविधान में संघ और राज्य के अलग अलग कर्तव्य हैं और अधिकार बताए गए हैं। इसलिए सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों को सुरक्षा देंगी, तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि किसी को नागरिकता देने या छीनने का अधिकार तो साफ संविधान ने संघ को दिया है। इसके अलावा जब केरल की पिनराई विजयन सरकार पर आरोप लगे कि उसने केरल के लिए अलग से विदेश सचिव की नियुक्ति कर ली, तब सवाल उठे कि क्या यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? अब सोचिए कि मतलब ये इसी तरह की कोशिश साल 2015 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश को सेकुलर शब्द के दुरुपयोग के खिलाफ चेताया था। याद है, वो भी एक अलग से बहस है कि सेकुलर शब्द को किस तरह से डाला गया। उन्होंने कहा कि देश में सेकुलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ, इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शब्द सेकुलर का औपचारिक अनुवाद पंथ निरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। राजनाथ सिंह साल 2015 में शीतकालीन सत्र के पहले दिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए हो रही 2 दिन की विशेष चर्चा दरअसल शुरू कर रहे थे। भारतीय संविधान की मूल आत्मा माने जाने वाला सेकुलर शब्द के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लखनऊ में कार्यक्रम में गरजे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान में 2 शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट संविधान में नहीं थे। कांग्रेस ने चोरी चुपके से ये शब्द जोड़े। भारतीय संविधान की मूल आत्मा माने जाने वाले सेकुलर शब्द के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मौके पर काफी कुछ कहा गया। देखिए, बार बार कहा जाता है कि संविधान को किससे खतरा किससे नहीं। आज आपको बताते हैं, संविधान खतरे में आता है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की बात करने से, और संविधान सेफ है एक देश एक विधान एक संविधान से। संविधान खतरे में आता है देश में आपातकाल लगाने वालों से, और संविधान सेफ है आपातकाल की विचारधारा का लगातार विरोध करने वालों से। संविधान खतरे में आता है चुनी हुई सरकार को गिराकर रिकॉर्ड नंबर से राष्ट्रपति शासन थोपने से। संविधान सेफ है संघीय ढांचे का सम्मान करने वालों से। संविधान खतरे में आता है तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम फैसला पलटने से। शाबानो याद है। और संविधान सेफ है तुष्टीकरण वाले फैसले पलटने वालों से। संविधान खतरे में आता है कोर्ट के आदेश के बाद भी राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों से, और सेफ है राम राज्य की स्थापना करने वालों से। संविधान खतरे में आता है धार्मिक आधार पर आरक्षण देने से। संविधान सेफ है आरक्षण में तुष्टीकरण का विरोध करने से। और अंत में संविधान खतरे में आता है घुसपैठियों को बसाने वालों से, और संविधान सेफ है घुसपैठियों को भगाने वालों से।